दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में दर्पण कोचिंग सेंटर में। और आज हम बात करने वाले हैं CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आई है जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरह की पोस्ट आई है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं एप्लीकेशन फ़ीस से शुरू कर देता हूँ वीडियो को, और लोग कहते हैं कि सर आप पोस्ट तो बता दिया करो किस पोस्ट के लिए है। तो इस बार मैं ये गलती नहीं करने वाला। तो अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे दो तरह की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। सबसे पहले आई है ASI की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये पक्का ग्रेजुएशन बेस्ड होगी। नहीं, ये ग्रेजुएशन बेस्ड नहीं है, बिल्कुल ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो ASI की वैकेंसी और दूसरी है आपकी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी। जो ASI की वैकेंसी है वो ASI लेवल की है, लेकिन उसमें स्टेनो की वैकेंसी है, जो टाइपिस्ट होते हैं स्टेनोग्राफर, ठीक है, उसकी वैकेंसी है। तो इसका मतलब दो तरह की वैकेंसीज है यहाँ पे। ASI जिसके लिए बहुत कम एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है CISF में, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करना। और इसके लिए क्वालिफिकेशन भी कुछ खास नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन ही चाहिए, सिर्फ +2 चाहिए, जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। तो ये दो वैकेंसीज आपने फिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करें। चलो आप वीडियो तो पूरा देख ही लोगे नो डाउट, ठीक है। और उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है ये पहले सुन लीजिए, बिकॉज बहुत सारे फ़ोन मुझे वीडियो के बाद आते हैं कि सर अप्लाई कैसे करना है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये एक ऑनलाइन वैकेंसी है, आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिंक जो है इसका, हमेशा मैं यही करता हूँ और बार बार मुझे बताना पड़ता है कि लिंक जो है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये वैकेंसी वाकई ट्रू है, तो मैंने जो नोटिफिकेशन होता है इसका, ठीक है, जो फुल नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहे तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि ये वैकेंसी एक्चुअल में आई है, तो रियल में आई है, सही है। हमारे चैनल की कोई भी वैकेंसी फेक होती नहीं है, बिकॉज हम सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस में अगर तो आप लड़के हैं, आप मेल हैं, और वो भी जनरल और OBC कैटेगरी के, ये जरा मैं बता दूं, उसके लिए 100 रुपये फ़ीस है आपकी। टोटल फ़ीस जो है 100 रुपये है अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, जनरल या OBC कैटेगरी के। अगर आप फीमेल हैं या अगर आप SC ST हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तब आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं देना है गवर्नमेंट को। इसकी कोई गवर्नमेंट फ़ीस नहीं है। फ़ीस पे करने के यहाँ पे दो मेथड है। आप ऑनलाइन तो पे कर ही सकते हैं, साथ में साथ आपका चालान भी जनरेट हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन फ़ीस नहीं पे करना चाहते तो आप चालान जनरेट करके, जिसके लिए 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे फ़ीस में। जो ऑफलाइन वालों की फ़ीस है वो बैंक में सबमिट होनी है। तो जब ऑनलाइन की बात करें तो फिर तो आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन बात करें तो उसका भी इंतज़ाम है यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे लोकेशन की। अब ये है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सेंटर का महकमा है, तो डेफिनेटली पूरे इंडिया में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है आपको। अब बात करते हैं एज लिमिट की। और जो एज लिमिट है वो कौन सी डेट तक होगी, वो 25 अक्टूबर 2022। इस डेट को आपकी एज कितनी, उस पर डिपेंड करता है। अब अगर तो आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप OBC हैं तो आपकी एज 28 साल से 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC के लिए ये लिमिट 30 ईयर है। और एक्स सर्विसमैन का तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि आप अपनी एक्चुअल एज में से अपने सर्विस ईयर माइनस कर दीजिए और वो आपका जो है आंसर आ जाएगा एक। तो अगर वो आंसर जनरल के केस में 25 से कम है, या OBC के केस में 28 से कम है, या SC के केस में 30 से कम है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। सपोज़ कीजिए आप एक SC हैं, आप एक्स सर्विसमैन है लेकिन SC हैं, और आपकी एज है मान लीजिए 50 साल। इसमें से 25 साल आपने जॉब की है। आप 50 में से 25 माइनस करें तो 25 आ जाता है। और SC की जो एज लिमिट है वो 30 है। तो इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तकरीबन सारे एक्स सर्विसमैन इसके लिए एलिजिबल ही होते हैं। आगे बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो रहेगी 10+2, ठीक है। जितने भी सिविल के लोग मुझे सुन रहे हैं उनका कम से कम +2 पास होना चाहिए ही चाहिए। अगर एक्स सर्विसमैन है आप, तो मैं आपका भी बता देता हूँ कि आपके पास वो जो 15 ईयर के बाद जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपका +2 की जगह पे लग जाएगा। और 10th तो डेफिनेटली आपने की होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। आगे हम बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्चुअली 2 चीज़ों की, ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करें तो हम 2 लोगों की सैलरी की बात करने वाले। एक तो पहले हम बात करेंगे ASI की जॉब के लिए जो अप्लाई करेंगे उनकी क्या सैलरी होगी।
तो जो भी ASI की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी सैलरी होगी 25,500 से लेके 81,100 तक, इस रेंज में आपको सैलरी मिलेगी। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या मतलब, वो एक तरफ आप 25,000 बोल रहे हैं, एक तरफ आप 81,000 बोल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप शुरुआत जो करेंगे वो इस सैलरी से करेंगे, और मैक्सिमम सैलरी आपकी इतनी हो सकती है इस पोस्ट के लिए, ASI के लिए, ठीक है। और अगर आप बात करें हेड कांस्टेबल की, तो उसकी भी इक्वलेंट इतनी ही सैलरी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ASI और हेड कांस्टेबल में, यही सैलरी रेंज उनको दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो सबसे पहले होगा आपका PST यानी फिजिकल टेस्ट, उसके बाद आपकी होगी डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपका CBT आ जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आपका स्किल टेस्ट आएगा जो कंप्यूटर पे होता है, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट आएगा, ये भी कंप्यूटर पे होता है, और फिर फाइनली आपका मेडिकल आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मोड आपको क्लियर करने हैं। अब हम बात करते हैं PST की। तो PST में क्या है, सबसे पहले तो हाइट है डेफिनेटली। अब हाइट जो है वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है, ठीक है। अगर हम बात करें मेल की तो 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट आपकी चाहिए, और अगर हम बात करें फीमेल की तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आ जाएगा आपका चेस्ट। अब चेस्ट के लिए लड़कियों को तो शॉर्ट है, लड़कियों का तो मेज़रमेंट नहीं होना, लेकिन लड़कों का सारा मेज़रमेंट होगा। और मैं ये बता दूं कि आपकी जो चेस्ट है जो लड़कों की, ठीक है, वो 77 सेंटीमीटर चाहिए अगर हम अनएक्सपेंडेड की बात करें, मतलब बिना फुलाए अगर बात करें, और 82 सेंटीमीटर चाहिए अगर हम फुला के लाइक एक्सपेंडेड की बात करें। तो फुला के आपकी जो छाती है वो 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 82 सेंटीमीटर, और बिना फुलाए जो है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करेंगे स्किल टेस्ट की। अब स्किल टेस्ट क्या है ज़रा ये भी देख लीजिए आप। तो दो पोस्ट के लिए मैं बता रहा था, तो दोनों के लिए बता देता हूँ। पहले हम बात करेंगे ASI की। जो ASI का स्किल टेस्ट है वो कैसा होगा। अब ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हेड कांस्टेबल का काफ़ी ईजी है। मैं बता दोनों का देता हूँ। अगर मैं बात करूँ ASI की, तो इसमें आपको डिक्टेशन दी जाएगी, मतलब कोई बंदा बोलेगा और आप सुनोगे, उसको डिक्टेट करोगे, और आपको 10 मिनट के लिए डिक्टेट करवाया जाएगा, और हर मिनट में आपने कम से कम 80 वर्ड्स लिखने हैं, 80 वर्ड्स। इसका मतलब 10 मिनट में आपको 800 वर्ड्स टाइप करके देने होंगे, ये डिक्टेशन होगी। एक और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट भी होता है। इसका मतलब होता है कोई ऑडियो चल रहा है, ठीक है, इंग्लिश में या हिंदी में, और आपको उसको सुन के लिखना है। तो वो आप 50 मिनट इंग्लिश में करोगे और जो है 65 मिनट हिंदी में करोगे। तो ये वाला तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन जो हेड कांस्टेबल का है उसका काफ़ी इजी दिया है इन्होंने। जो हेड कांस्टेबल जिसके लिए मोस्ट ऑफ द पीपल अप्लाई भी करते हैं। तो हेड कांस्टेबल की बात करें तो वो बहुत सिंपल है। इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी चाहिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, और हिंदी की बात करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, ये भी नॉर्मल है। तो आप अगर तो कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप ASI अप्लाई कीजिए, वरना आप हेड कांस्टेबल सिंपल अप्लाई कर लिए, उसमें वैसे भी वैकेंसीज ज़्यादा है हेड कांस्टेबल में। तो आप कोशिश करो हेड कांस्टेबल ही अप्लाई करो, ठीक है जी। ASI और हेड कांस्टेबल दोनों का बता दिया मैंने। इसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल की। अब मेडिकल का भी बता देता हूँ। मेडिकल में सिंपल है कि आपको किसी भी तरह का डिजीज़ नहीं होना चाहिए। आपके जो नीज़ है, जो गोड्डे हैं, ठीक है, जिसको घुटने बोलते हैं हम, वो नॉक नहीं होने चाहिए। आपके फीट जो है, पैर जो है वो फ्लैट नहीं होने चाहिए। आपको किसी भी तरह का रोग नहीं होना चाहिए, और आपकी आंखें जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अब क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये बात कर रहा हूँ कि आपकी आंखें जो है मतलब कुछ चश्मा वगैरह ना लगा हो, ऐसा कुछ, ठीक है। और बाकी जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनका तो मेडिकल नहीं होगा, वो सिर्फ देखा जाएगा उनकी डिस्चार्ज बुक के ऊपर। अगर वो फिट माने गए हैं तो वो उनको फिट ही करार दिया जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, टैटू की बात ज़रूर करेंगे आज हम। टैटू आपको पता है कुछ लोग शौक से टैटू बनवा लेते हैं, लेकिन आर्मी में, CASF में ये अलाउड नहीं होते। फिर भी इन्होंने जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो ये है कि आपके जो रिलीजियस टैटू है, जैसे सपोज़ आपने एक ओंकार का बनाया, या वाहिगुरु का बनाया, या अल्लाह का बनाया, या गॉड का बनाया, जो रिलीजियस, जो धार्मिक टैटू है वो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर साइज़ तक ही अलाउड है और पर्टिकुलर प्लेसेस तक ही अलाउड है, ठीक है। अदरवाइज टैटू बिल्कुल अलाउड नहीं है। दूसरे किसी भी तरह के टैटू रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अब बात करेंगे टेस्ट लैंग्वेज की। तो ये क्योंकि सेंट्रल लेवल का टेस्ट है, तो ये 2 लैंग्वेजेस में आएगा, आपका इंग्लिश में आएगा और एक दूसरा जो आपका हिंदी में आएगा, ठीक है। ये 2 लैंग्वेजेस में आपका टेस्ट आएगा। तो दोनों में से आप कोई भी टेस्ट जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिटन की। अब रिटन में ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 4 तरह के टेस्ट होंगे आपके, मतलब टेस्ट एक ही होगा, उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। पहले तो जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स का, फिर जनरल नॉलेज वो भी 25 मार्क्स का, मैथ्स यानी अरिथमेटिक भी 25 मार्क्स का, और जनरल इंग्लिश वो भी 25 मार्क्स का।
तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा आपका, जिसमें आपको 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे दिए जाएंगे। अब खुशी की बात सुनिए, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक और बात है कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन साथ साथ आपकी रीचेकिंग भी नहीं हो सकती। एक बार जो रिज़ल्ट आ गया आ गया। और ये सारा पेपर जो है वो 12th स्टैंडर्ड के बेस पे होगा, 12वीं के बेस पे होगा। इसमें किसी भी तरह का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। और ऊपर जो मैंने स्किल टेस्ट आपको बताया, उसका कोई भी मार्क नहीं लगना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका ओके हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो अब पासिंग मार्क्स जो है वो जनरल के लिए, EWS के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है, वो 35 है। और SC ST और OBC के लिए ये 33% है। तो तकरीबन सेम ही है, वैसे दोनों का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ASI की। ASI की मेल की जो वैकेंसीज़ है, ASI की बात कर रहा हूँ मैं, वो है 94, ठीक है। और फीमेल की जो वैकेंसी है वो है 10। तो इसमें थोड़ी सी कम वैकेंसीज़ है, लेकिन हेड कांस्टेबल में ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल की, तो उसमें भी मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी दिखाई गई है, लेकिन उसमें मेल की रहेंगी 319 वैकेंसीज़ और फीमेल की रहेंगी 36 वैकेंसीज़। तो हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज़ ज़्यादा यहाँ पे दी हुई है एज़ कम्पेयर टू जो ASI है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी बुक पढ़े। तो क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट है, तो ये आप बुक्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक इसका, यहाँ पे मैथ और इंग्लिश है, और यहाँ पे आपकी GK और रीजनिंग है। तो चारों सब्जेक्ट आपके इन्हीं बुक्स में से कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिए कि 25 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म हर हालत में फिल करके, और इसकी फ़ीस जो ऑनलाइन फ़ीस होती है वो भी साथ में पे कर देनी है। अगर आप ऑफलाइन फ़ीस पे कर रहे हो तो डेट थोड़ी सी ज़्यादा है, 27 अक्टूबर रहेगी, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अभी टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही अनाउंस होगी वो वेबसाइट पे आ जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इन 3 कारणों की वजह से। पहला रीज़न, अगर आपने किसी शादीशुदा व्यक्ति से शादी की है जिसने अभी तक डिवोर्स नहीं लिया। दूसरा रीज़न, अगर आपने डिवोर्स नहीं लिया और दूसरी शादी कर ली, तब भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और तीसरा, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से ऑलरेडी बाहर किए जा चुके हैं, या आप पे कोई केस चल रहा है, या कोई किसी भी तरह का मुकदमा वगैरह है आप पे, तो भी ये फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते। अगर फिल करते हैं और सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तब भी रिजेक्ट हो जाएंगे लेटर स्टेज पे जाके, ठीक है। ये 3 तरह की जो चीज़ें उन्होंने बताई है। और एक और बताइए, मुझे याद आ गया कि एक्स सर्विसमैन के लिए, अगर आपने पहले से कोई जॉब ले ली है अपनी एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन यूज़ करके, ऑलरेडी आपने जॉब एक्वायर कर ली है, तो आपको एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने एक्स सर्विसमैन होने के बाद अभी तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं की है, जो आपने एक्स सर्विसमैन के बेस पे ली थी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट जॉब का इसमें कोई लेने देना नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस बार तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, क्वालिफिकेशन भी, और जो मैं मोस्टली भूल जाता हूँ वो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर वो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिले। आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।